नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फटकार असदुद्दीन ओवैसी बोले, जहां बोलोगे जिधर बुलाओगे वहां आने को तैयार हूं। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने ईडी सीबीआई पर साधा निशाना। कहा, ईडी सीबीआई से जब मैं मिला तो मैंने साफ कहा कि तुमने मुझे नहीं बुलाया है, मैं जानबूझकर देखने आया हूं कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। कैसे दोस्तों इंडिया गठबंधन की जीत के ऊपर केजरीवाल दहाड़े। कहा, अगर मोदी सरकार का बहुत ही खतरनाक प्लान दिमाग में चल रहा है दोस्तों, वन नेशन वन लीडर, यानी कि दोस्तों हिटलर की तरह देश में बस एक ही लीडर होगा, और वो कौन होगा ये आप अच्छे समझ सकते हैं। ममता बनर्जी ने केजरीवाल की रिहाई पर खुशी जताई और बीजेपी पर हमला बोला है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है लोग सीबीआई और ईडी से डरते हैं, लेकिन मैं ईडी सीबीआई से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि जब मैं ईडी सीबीआई को अपना बयान देने पहुंचा था तब ईडी सीबीआई मुझसे सवाल पूछ रही थी ईडी, तो मैंने ईडी से कहा कि आपको लगता होगा आपने मुझे बुलाया है, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद जानबूझकर आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि देश के लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है। उन्होंने कहा, वहाँ एक खाली सेल पड़ी हुई थी, जब मैंने उसे देखा तो मैंने सोचा कि मेरे परदादा जो थे वो कम से कम 10 साल इस जेल में रहे थे, यानी कि दोस्तों गांधी जी, मुझे भी कम से कम 10 साल तो इस जेल में रहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं भी आ जाए, कभी भी आ जाए, और वो मुझे चैलेंज कर लें, मैं किसी भी मुद्दे पर बहस करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी मुझे ओपन चैलेंज करता है या बुलाता है, कहीं भी बुला लो, मैं खुलेआम आऊँगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री में इतना नहीं है हिम्मत कि वो आ सकें। मैं प्रधानमंत्री को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कभी भी लाइव कॉन्फ्रेंस के लिए हाँ नहीं कर सकते। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है लेकिन देश की जनता को कुछ नहीं दे पाई। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश एक पेपर लीक बन चुका, यहाँ पर पूरी 12 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि जो लोग झूठे जीत के दावे कर रहे थे, 400 के नारे दे रहे थे, आज वो नारा खुद ही भूल गए हैं। उन्हें पता चल गया कि वो 400 सीट तो बहुत दूर की बात है, वो सत्ता में भी दोबारा नहीं आने वाले। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल ढोल नगाड़े तैयार हैं, जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में आई थी उससे अच्छे तरीके से हम इसको विदा करने वाले। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस देश में एक ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो देश को कंट्रोल करके चले। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश का लोकतंत्र आज पूरी तरीके से खतरे में है। और ये सब कुछ हम और आप इसलिए चर्चा नहीं करते हैं कि इसकी अब बात करना ज़रूरी है, बल्कि इसलिए करते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र को बचाना ज़रूरी है। चर्चाएं तो सब करते हैं, लेकिन देश का लोकतंत्र बचाना भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए जितना जीने के लिए हम लोग सांस लेते हैं। आप समझिए, इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करते हो, कभी गृह मंत्री अमित शाह इतिहास को बदलने की बात करते हैं कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। आपको सारी नॉलेज है, आप उस ज़माने में थे क्या जब इतिहास लिखा गया? आप क्या आपके पूर्वज होंगे उस ज़माने में? लेकिन दोस्तों आप समझिए, इस तरीके की बेवकूफ़ी वाली बातें अगर देश का गृह मंत्री करे या फिर बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात करें तो अपने आप में ही ये दोस्तों शर्म की बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अखिलेश ने नाराज़गी जताई। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम लोग मिलकर इस देश के संविधान को बचाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि देश का संविधान कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, वरना दोस्तों हम भी जो है, जैसे किंग जोंग नहीं है अपने देश में वो तानाशाही चलाता है, वैसे ही यहाँ के किंग जोंग नरेंद्र मोदी होंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने बता दिया बीजेपी का प्लान। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। पहले वो सारे विपक्ष के नेताओं को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं, और उसके बाद बीजेपी के सारे नेताओं को एक एक करके ठिकाने लगाया जाएगा, और फिर दोस्तों देश में सिर्फ एक हिटलर रह जाएगा, यानी कि दोस्तों एक लीडर रह जाएगा। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वन नेशन वन लीडर, यानी कि दोस्तों देश में सिर्फ एक लीडर, और एक लीडर तो दोस्तों सिर्फ जो हिटलर ही था, वही शासन चलाता था लोगों के ऊपर।
अब आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि एक एक कर कर वो अगर बीजेपी ये चुनाव जीत गई तो उन्होंने कहा कि पूरे देश के नेताओं को जेल में ठूस देंगे एक एक करके। पहले मेरा नंबर उन्होंने कहा, सबसे पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया को डाला, फिर सत्येंद्र जैन को डाला, संजय सिंह को डाला, मुझे डाला, और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी का नंबर आएगा, तेजस्वी का आएगा, अखिलेश का आएगा, एक एक करके सारे नेताओं को जेल भेज देंगे और वन नेशन वन लीडर हो जाएगा। वन नेशन वन लीडर का मतलब ये दोस्तों कि पूरे देश को सिर्फ एक लीडर चलाएगा, यानी कि एक व्यक्ति चलाएगा जिसका नाम शायद वो नरेंद्र मोदी होगा। इसी को लेकर केजरीवाल ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजा गया लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा, ना मैं हारूंगा। हालांकि 2 तारीख को दोस्तों उनको सरेंडर करना है केजरीवाल को, लेकिन दोस्तों चुनाव के लिहाज से केजरीवाल को बहुत अच्छी राहत मिली है, उनको बाकायदा बाहर आने का मौका मिला। हालांकि 3 चरणों के चुनाव निकल चुके हैं, अब चौथे चरण का चुनाव होना है, लेकिन दोस्तों केजरीवाल का आना इंडिया गठबंधन में और भी जान फूंकने का काम करेगा। सीधी सी बात यह है दोस्तों, तीसरे चरण के बाद राहुल गांधी को भी पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन दोस्तों सत्ता में वापसी कर रहा है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को इंडिया गठबंधन को वोट देना ही चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी की खरी खरी कहा, इस देश के प्रधानमंत्री ने सबके दिमाग में जहर भरा है। जो भी बीजेपी के नेता बयानबाजी करते हैं वो प्रधानमंत्री के इशारे पर ही होती है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने अब बीजेपी की पोल खोल दी है। ओवैसी का कहना है, नवनीत राणा से लेकर जो लोग खुद देश का वजीर आजम अगर ये खड़ा होकर कहे कि फ़िलहाल ये लोग मुसलमानों को आपकी जायदाद छीन कर दे देंगे, मंगलसूत्र दे देंगे ज़्यादा बच्चों वालों को या फिर घुसपैठियों को, तो फिर ओवैसी ने कहा मैं नहीं मानता कि वो पूरे देश के पीएम हैं, वो सिर्फ एक धर्म के पीएम बनना चाहते हैं। जबकि दोस्तों पीएम पद की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ये होती है कि आपको पूरे देश को इक्वली देखना है। इक्वली का मतलब दोस्तों आप जिन आंखों से देख रहे हो पूरे देश को इक्वली देखो। आप ये मत करो कि ये मुसलमान है इसके लिए कुछ और बोल दूँ, वो हिंदू है उसके लिए कुछ और बोल दूँ, वो क्रिश्चियन है उसके लिए कुछ और बोल दूँ। नरेंद्र मोदी की सीधी एक चीज़ मैंने पकड़ी है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने माइनॉरिटी को कब्जे में कर रखा है। माइनॉरिटी मतलब दोस्तों आप समझिए, जिसके पास मेजॉरिटी है वो तो ठीक है, उसके लिए तो नरेंद्र मोदी वोट मांगते ही हैं, लेकिन माइनॉरिटी पर मुट्ठी में क्यों दबोच के रखा है? क्योंकि दोस्तों ये लोग चुनावी हथियार हैं। जैसे मुस्लिम हो गए दोस्तों, मुस्लिम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर मुसलमान ना हो तो नरेंद्र मोदी चुनाव ही नहीं जीत पाए, क्योंकि उनका चुनाव का बेसिक फंडा ये है हिंदू मुसलमान। वो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो मुसलमानों की बुराई करते हैं और बेसिकली वो हिंदू कम्युनिटी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जबकि दोस्तों ना हिंदू भाइयों के साथ है नरेंद्र मोदी, ना मुस्लिमों के साथ है और ना शायद किसी और के साथ है। वो सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं। अगर सत्ता नहीं तो नरेंद्र मोदी नहीं। आप देख लीजिए कितना ढोंग किया जाता है, कहीं आंसू बहा दिए जाते हैं, मैं गरीब हूँ, गरीब का बच्चा हूँ। अगर आप गरीब के बच्चे होते तो किसान आज ऐसे आत्महत्या नहीं कर रहा होते, भुखमरी में बेचारे गरीब बच्चे मर नहीं रहा होते, रोडों पर लोग नहीं सो रहा होते, बेरोजगारी में जनता घूम नहीं रही होती। आपको शर्म आना चाहिए कि आप कहते हैं आप गरीब हो, आप गरीब परिवार से हो। मुझे नहीं लगता आप गरीब परिवार से कभी भी थे, क्योंकि मैं तो जब से देख रहा हूँ आप राजनीति कर रहे हो और राजनीति के चलते बेचारे गरीबों का मजाक उड़ाने का काम भी आप कर रहा हो। आप समझिए दोस्तों, अगर एक गरीब होता तो क्या वो किसानों के लिए काले कानून लाता? क्या वो दोस्तों अग्निवीर योजना लाता? जबकि एक गरीब को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर कि परिवार का कोई इंसान शहीद हो जाए तो उस परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है। हमारे देश के जो नौजवान हैं दोस्तों 5 साल के लिए सेना में जाएंगे और अगर उस 5 साल के अंदर वो लोग शहीद हो गए तो उनको घर को कौन चलाएगा? क्योंकि अब तो पेंशन मिलने का सिस्टम भी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो फिर आप समझ लीजिए कि जहाँ पूरी ज़िंदगी सेना से में अगर कोई शहीद हो जाता था तो उनको पैसा मिलता था, लेकिन मोदी सरकार ने ये भी ख़त्म कर दिया। तो देश की असली संविधान बचाओ पार्टी दोस्तों कांग्रेस ही है, चाहे कोई माने या फिर ना माने। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले अगर टेम्पो भर भर के पैसा आ रहा है तो क्या नरेंद्र मोदी सो रहे हैं क्या? छापे क्यों नहीं पड़वा रहे हैं ईडी सीबीआई के? दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के एक बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी बौखला उठे। राहुल गांधी ने ऐसा नरेंद्र मोदी को खास करके अंबानी अडानी के नाम पर मजबूर किया कि प्रधानमंत्री को साल के यानी कि चुनाव के आखिर में उन्हें बोलना ही पड़ा
कि अडानी और अंबानी के बारे में अब नहीं बोल रहा है, क्या इनसे क्या टेम्पो भरकर काला धन भेज दिया। यानी कि दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि इस देश का प्रधानमंत्री मानता है कि अडानी अंबानी के पास काला धन है। दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन है और उसने राहुल गांधी को टेम्पो में भरकर भेजा है, तो फिर नरेंद्र मोदी ने ईडी सीबीआई को घर पर क्यों नहीं भेजा। तीसरा सवाल दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री अडानी के साथ अंबानी के साथ अच्छी खासी दोस्ती निभाता है, एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट इनको देता है, यानी कि इस देश के कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों अंबानी के साथ आए दिन दिखाई देते हैं, अंबानी के उसमें के प्रधान, और अंबानी भी प्रधानमंत्री की तारीफ़ें करता है, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोस्तों। इन लोगों की जितने भी बिजनेसमैन हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन दो नाम सबसे बड़े हैं, वो है अडानी अंबानी, और तीसरा भी इसके साथ जोड़ देता हूँ, वो है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के फर्जी प्रोडक्ट मार्केट में आराम से बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? इतने सारे प्रोडक्ट की शिकायत हो चुकी है, उसके बाद भी सरकार बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती? क्यों वो दुनिया में दोस्तों लोगों को जो खास कर गलत प्रोडक्ट खिलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों एक तरीके गलत चीज़ें मिला रखी हैं। यही नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा एवरेस्ट के मसालों में कैंसर टाइप की बीमारी निकल रही है। उसमें दोस्तों एक एल्गोरिथम नाम का ऐसा प्रोडक्ट डाला गया है जिससे कि मसाले बिगड़ते नहीं हैं, लेकिन उससे आपको बता दें कैंसर की बीमारी हो जाती है। आप देखिए कि दूसरे देशों के लोग जांच करते हैं तो उन्हें मिलता है कि भैया देखो इन चीज़ों में जहर मिलाया जा रहा है, और एक तरीके से जहर की तरह ही हुआ दोस्तों। कैंसर की बीमारी यानी कि मौत, इससे जूझना आपके बस की बात है ही नहीं। ये सबसे बुरी बीमारी है इस देश की, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, सीधी सी बात दोस्तों हमारे देश में। तो दोस्तों आप समझिए, कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे लोग इस मसाले को खाकर, लेकिन हमारे देश की सरकार ने ना इसकी टेस्टिंग की, ना ये कहा गया कि भैया देखो ये मसालों में दवाएं मिलाई जा रही हैं इस तरीके की जिससे कैंसर हो रहा है। लेकिन किसने खुलासा किया? ये बाहर के देशों ने। मतलब हमारे देश की जो फूड कोऑपरेटिंग वो है दोस्तों संस्थान है, वही फूड को चेक नहीं कर रही है। मतलब तो यही हुआ कि अब देश में किसी को कोई किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकता है। जो आप और हम खा रहे हैं हमें यही नहीं पता है वो सुरक्षित है भी या फिर नहीं है। उसी वैक्सीन की तरह जो आपने लगवाया था वैसे ही देश में खाने की चीज़ें भी कौन सी सुरक्षित है कौन सी असुरक्षित है ये किसी को पता नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों दोगुनी स्पीड से फायर होगा संजय सिंह। संजय सिंह बोले पूरे देश में मोदी और शाह ने खास कर हिंदू मुसलमान का नफरत फैला रखा है। संजय सिंह ने कहा कि फ़िलहाल देश की जनता से गद्दारी की है भाजपा वालों ने। यही नहीं, संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल जैसे ही सत्ता से जाना दिखाई देने लगा तो अडानी अंबानी के जिक्र भी होने लगे। संजय सिंह ने कहा कि मैंने ईडी और सीबीआई को खुद अपने हाथों से सबूत सौंपे कि भैया देखो इसने अडानी ने कोयला घोटाला कितना बड़ा किया है। यही नहीं दोस्तों, और भी कई सबूत सौंपे गए, लेकिन आज तक जो है ईडी और सीबीआई ने दोस्तों अडानी अंबानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ आपके माइंड में है या फिर आपको वो चीज़ परेशान कर रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि देश की तमाम संस्थाएं किसके हाथ में जा रही हैं, और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति दोस्तों मजबूर हो जाए उस इंसान का नाम लेने को जो उसका अच्छा खासा मित्र है, जिसने अडानी को बनाया दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी है। गुजरात से ही अडानी की मदद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आज अडानी जिस मुकाम पर पहुंचा है, हालांकि अब वो बर्बाद हो गया वापस उसकी पोल खुलने के बाद कि कैसे वो अपने खुद ही शेयर्स के दाम बढ़वाता था, और उसके बाद से वो बर्बाद हो गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो इंसान है जो अडानी को दूसरे नंबर पर ले आए थे बिजनेस के मामले में, और अब नंबर लग गया है अंबानी का। अडानी तो बर्बाद हो चुका है, अभी भी उसको हालांकि उठाने के लिए पूरी ताकत की जा रही है, और थोड़ा बहुत तो उसको सवार भी दिया वापस। लेकिन दोस्तों अब अंबानी को पहले नंबर पर लाने में लगी है मोदी सरकार। तो इस देश दोस्तों गरीबों का है या फिर इन जैसे पूंजीपतियों का? सवाल ये है। वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के पास जाते हैं या फिर जनता के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, भीख मांगते हैं। इसलिए मांगते हैं कि जनता वोट दे रही है आपको, आप भीख मांग रहे हो तो। लेकिन भीख मांगने के बावजूद भी आप जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हो। सीधी सी बात है दोस्तों, जो भी नेता वोट मांग रहा है वो जनता के सामने भिखारी है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन होती है
और जनार्दन जब आपको कोई एक जिम्मेदारी देती है तो आपको उसको अच्छे से निभाना चाहिए, ना कि दोस्तों जनता के वोट का मजाक बनाना चाहिए। जनता कह रही है ये विधायक अच्छा है, मैं इसको वोट दे देता हूँ, पता चल लिया है वो कांग्रेस में जीत भी गया, उसको वोट भी मिल गया, लेकिन दूसरे दिन नरेंद्र मोदी उसको उठाकर अपनी पार्टी में ले गए, तो फिर ना ही वोट देने वाले की दोस्तों इच्छा पूरी हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान को एक तरीके धोखा दिया गया कि जिस वोटर को जिस पार्टी में जिताया गया उसको ख़रीद के अपनी पार्टी में ले आना। मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया को एकजुट होकर वोट करना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों तो आप समझिए सरकारें किसी और की बनेंगी, तोड़ तोड़ के मोदी सरकार अपनी सरकार बना लेगी, तो फिर तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप गर्मी में इलेक्शन करवा रहा है, लोग धूप में वोट डाल कर आ रहा है, लेकिन आप पार्टियां तोड़ रहा हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रियंका गांधी गर्जी, प्रियंका गांधी ने सरकार के होश लगाए ठिकाने। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश में ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन देश में सरकार तो हमारी ही आएगी, इंडिया गठबंधन की। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं जनता से वादा करती हूँ जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले गरीब महिलाओं पर ध्यान दिया जाएगा। जो वादा हमने किया है, ख़ास करके हर एक गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए साल, यानी कि महीने का 8,500 रुपये लगभग। इसके दौरान दोस्तों ये स्कीम इसलिए अच्छी है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनके पास दोस्तों आप समझिए ख़र्चे के लिए पैसे नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा तंगी में वो गुजारते हैं अपना जीवन, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सुविधा है। राहुल गांधी ने साफ कहा था, हालांकि हम बात प्रियंका गांधी की कर रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में ये सब कुछ कहा, लेकिन राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था, आपको याद होगा कि उन्होंने लाखों लखपति बनाए हैं तो हम करोड़पति बनाए, तो हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाने जा रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर देश से पैसा लिया जा रहा है तो देश को पैसा देना भी चाहिए। आज अगर हम एक साबुन भी खरीदते हैं तो उस पर 2 रुपये GST लग जाती है, तो जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए जनता से वसूला जाता है, और पैसा बांटने को जब कर्जा माफ़ करने की बारी आती है तो किसान का नहीं होता दोस्तों, अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो जाता है, यानी कि उन लोगों का कर्जा माफ़ किया जाता है जो पहले से ही बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जब कोई गरीबों का कर्जा माफ़ करने की बात करता है तो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि उनकी आदत बिगाड़ना है। वाह, मतलब अडानी अंबानी करोड़पति, उनका कर्जा आप माफ़ करो, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। पर अगर किसी गरीब का कर्जा माफ़ करने की बात कांग्रेस कर रही है तो आपके हिसाब से वो उनकी आदत बिगाड़ना हो जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर दोस्तों जो जनता उनको वोट दे रही है उनके लिए केजरीवाल काम कर रहा है, तो वो फ्री की रेवड़ी हो जाता है। लेकिन जब बीजेपी बांटती है तो फ्री की रेवड़ी नहीं होता दोस्तों, वो बीजेपी के हिसाब से बहुत सही काम है। खैर, बीजेपी तो किसी भी राज्य में पैसा देती नहीं किसी को, ना वहाँ पर काम करती जहाँ सत्ता में आती है। सब जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल देश में एक ऐसी सरकार ने डेरा डाल रखा है जो आदि तो हिंदुत्व के बल पर चल रही है। उसको जो वोट मिलते हैं, मुझे कहने में दोस्तों कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हिंदुत्व के बल पर ही लोग उसको वोट देते हैं बीजेपी को, वरना काम आप देख लीजिए कि बीजेपी ने क्या किया है। कोई काम गिनवा दीजिए मुझे कि उसने 10 साल में ये अच्छा काम किया जिससे कि हमारा रोज़गार बढ़ गया। मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर डॉलर नीचे गिरा था और रुपए की कीमत बढ़ गई थी, लेकिन आज रुपए दोस्तों बहुत नीचे जा गिरा है और डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप अच्छे से जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल 400 का सपना तो छोड़िए, जीतने के भी लाले पड़ गए हैं बीजेपी के ऊपर। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि बीजेपी इधर चुनाव जीतने के सपने देख रही है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी चुनाव हार रही है। और इसकी सच्चाई आपको 4 जून को पता चल ही जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस देश की जनता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। अब तक जो 3 चरणों के चुनाव हुए दोस्तों, उसमें एक चीज़ तो साफ़ थी कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। चौथे चरण के चुनाव से पहले केजरीवाल भी बाहर आ गए। अब तो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया इंडिया गठबंधन। ये ज़रूर कहेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी उसकी तारीफ़ करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लगभग केजरीवाल भले ही तीसरे चरण तक नहीं थे, लेकिन अब जो बाकी के चरण में हैं उसमें वो जाकर जगह जगह प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और ये जीत के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। आने वाले समय में जनता का भविष्य तय करेगा इंडिया गठबंधन। मैं उम्मीद यही करूंगा कि देश में इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जाएं और वो एक बड़े आंकड़े से जीते इंडिया गठबंधन, क्योंकि दोस्तों जब जब हमारे देश पर मुसीबत आई है तो सबने मिल